हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ह्यूमैनिटीज बाय अंशिका शुक्ला में। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर को हम एकदम आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये चैप्टर भारतीय राजनीति को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की शुरुआती चुनौतियां, मतलब स्टार्टिंग की चुनौतियां क्या क्या थी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तो हो चुका है, भारत और पाकिस्तान बढ़ चुके थे। तो अब हम इसमें राजनीति देखेंगे कि क्या क्या चुनाव, क्या क्या लोकतांत्रिक स्थापित करने की कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमारे देश को करना पड़ा था। कठिन परिस्थितियां, पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। कठिन परिस्थितियां, मतदाता सूची की समस्या, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। मतदाता मतलब वोट डालने का अधिकार, साक्षरता की कमी, उस टाइम पे काफी पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, विशाल प्रशासनिक की तैयारी, मतदान का तरीका, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। अब चलिए अब हम पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। कठिन परिस्थितियां, स्वतंत्र भारत का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ था। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब वो देख सकते हैं। जहाँ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां सबसे ऊपर थी कि अब राष्ट्र निर्माण है तो उसके में क्या क्या चुनौती है। सबसे ऊपर थी, अन्य देशों के नेताओं ने सोचा कि इतनी गंभीर चुनौतियों के बीच लोकतंत्र अपना संघर्ष को बढ़ावा देगा, कि लोकतंत्र हो, क्योंकि इससे पहले जो हमारा जो देश था उस पे अंग्रेज ने इतनी अपनी व्यवस्था चलाई हुई थी, इसलिए लोकतंत्र जिससे जन कल्याण हो सके, जनता की बातें सुनी जाए। लेकिन भारतीय नेताओं ने लोकतंत्र का ही रास्ता चुना, कि जो इंडिया के जो नेता थे उन्होंने लोकतंत्र का ही रास्ता इसलिए चुना था कि देश का हित हो सके। चुनाव आयोग का गठन, ये एमसीक्यू में भी आता है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 जनवरी सन 1950 में भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। कौन बना था? सुकुमार सेन, ये नाम याद रख लेना। शुरुआत में लगा था कि चुनाव कुछ महीनों में ही हो जाएगी, लेकिन देश के विशाल आकार के कारण ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि हमारा भारत काफ़ी बड़ा था। तो स्टार्टिंग में बहुतों को लगता था कि काफ़ी कम टाइम में ही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मतदाता सूची की समस्या, चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाना एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि स्टार्टिंग थी ना। अभी आप जैसे 12th क्लास में आए तो अभी ये सब चीज़ें स्टार्टिंग है ना। लेकिन अगर यही आप 12th पास कर जाओ, ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब तो आपको ये सब इजी लगेगा। तो वही है, मतदाता सूची बनाने में एक बहुत बड़ा काम था। जब पहली सूची आई तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं थे, कि 40 लाख महिलाएं शामिल ही नहीं हो पाई थी इसमें। मतलब रजिस्ट्री होती है ना, वो था ही नहीं। जिन्हें फला की बेटी, फला की बीवी, मतलब इसकी बेटी है, इसकी बहू बेटी है, इस टाइप में के रूप के अंदर दर्ज किया गया, जिससे आयोग ने मानने से इनकार कर दिया कि मतलब जो लड़कियां उनका नाम नहीं ले रहे, ये बता रहे कि ये इसकी बेटी है, ये इसकी बहू है, ठीक है। आइडेंटिफाई में कोई नाम वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा। साक्षरता की कमी, उस टाइम पे इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ है। साक्षरता की कमी, उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने ज़्यादा लोग हैं, 17 करोड़, है ना। और देखो 40 लाख तो वो थी महिलाएं जिनका नाम ही दर्ज नहीं हो पाया था। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की एक विशेष पद्धति, जैसे उम्मीदवारों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह वाली मतपेटियां के बारे में सोचना पड़ा। इतने सारे लोग हैं तो एक पेटी है वो तो हो नहीं सकती कि एक में ही आएगी, वोट डाल के चली जाएगी। इतने सारे लोग हैं तो अलग अलग राज्य के लिए करना काफ़ी था। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, एक भारतीय संपादक ने इन चुनावों को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था, और कई आलोचकों का मानना था कि नेहरू अपने जीते जी सार्वभौम मताधिकार की असफलता देख लेगी, कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलेगी मतदाता वगैरह में, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। विशाल प्रशासनिक तैयारी, पहले चुनाव के लिए 3 लाख से अधिक अधिकारियों और चुनाव कर्मी मतलब जो चुनाव की तैयारी करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, जैसे डेकोरेट नहीं किया जाता, वही सब को प्रशिक्षित किया गया। ये दुनिया में अब
तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। मतदान का तरीका। पहले चुनाव में हर मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी गई कि ये इंसान है, ये पेटी है ना, मतदान की वोट आगे डालो, और भी होते हैं ना, तो वो पेटी रखी गई थी जिस पर उसका चुनाव चिन्ह अंकित था। मतदाताओं को खाली मतपत्र दिया जाता था, जिससे वे अपने पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डाल देते कि हमने वो दे दिया खाली पत्र। अब जो मतलब जिसको भी जनता सरकार बनाना चाहते हैं उसकी पेटी में जाके वो पर्ची डाल दे। ठीक है। आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? कांग्रेस का ही आप पढ़ेंगे इसमें, तो क्या कारण थे, कांग्रेस का इतना प्रभुत्व क्यों माना गया? स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। कांग्रेस को स्वाधीनता आंदोलन की विरासत हासिल थी। उसे राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जाता था और आंदोलन में अग्रणी रहे नेता जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी में थे ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, इतना अभी आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, इतना बड़ा विभाजन हुआ था, तो उसमें जो जो नेता थे वो कांग्रेस में भी थे, इसलिए इनको विरासत थी, इसलिए इनको वो क्या बोलते हैं, स्वाधीनता आंदोलन का भी माना गया। और ये यही उनकी विरासत थी कि कोई भी अगर अच्छा काम हुआ है देश में, ठीक है, अब ये मान के चलिए कोई भी अच्छा देश में काम हुआ है ना, तो उसमें जितने नेता शामिल थे वो अब एक ही पार्टी में हो, तो लोग उस पार्टी में ही सबसे ज़्यादा यकीन करेंगे। करिश्माई नेतृत्व। कांग्रेस के पास जवाहरलाल नेहरू जैसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस के पास कैसे नेता? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया था और ये काफ़ी लोकप्रिय भी थे, जिन्होंने पूरे देश का दौरा किया और चुनाव अभियान की अगुवाई की। सुसंगठित संगठन। आज के समय कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में स्थानीय स्तर पर फैला होता है। स्थानीय स्तर मतलब काफी पूरे उस पे स्थानीय लेवल पे हर जगह फैला हुआ था कांग्रेस का ही। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे थे कि कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू कर दिया, मतलब लोग सोच ही रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और एक ने स्टार्ट भी कर दिया। ये टॉपर जो क्लास के होते हैं वैसे वाले में ये कि बच्चे चैप्टर सोच ही रहे हैं और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। सबको समेटने वाला स्वभाव। कांग्रेस की प्रकृति समावेशी थी। समावेशी मतलब सभी वर्गों के लिए, जो विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और हितों के साथ को एक साथ लेकर चलती थी कि जाति, धर्म, जो भी विभिन्नता है हमारे देश में, उन सभी को एक साथ लेकर चलती थी। इसमें किसान, उद्योगपति जो कृषि करते हैं, जो जिनकी फैक्ट्री, मशीनें, ये सब है, जो शहरी भी है, जो ग्रामीण भी है, ग्रामीण मतलब गांव के लोग जो होते हैं, मजदूर भी है और मालिक, सभी की जगह मिली। कांग्रेस में सभी को जगह मिली थी। और गठबंधन का स्वरूप। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में उभरी। जो कांग्रेस तो समाज के हित के लिए कार्य करती थी, है ना। इसने अपने भीतर क्रांतिकारी कि हम रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं, हम क्रांति भी कर सकते हैं, है ना, कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। शांतिवादी, शांति तक को अपनाया था। दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्गी, हर विचारधारा के लोग जो थे वो इसमें समाहित है। ये नहीं था कि कोई एक विचारधारा है कि चलो कोई ऐसा है तो वो ही जा सकता है, या फिर कोई अच्छा है वो ही जा सकता है, बुरा इंसान नहीं जा सकता। हर तरह का इंसान इसमें शामिल था कांग्रेस पार्टी में। चुनाव प्रणाली का लाभ। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत वाली प्रणाली के कारण कांग्रेस को मिले वोटों के अनुपात की तुलना में कई ज़्यादा सीटें मिली, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो गए थे। उदाहरण के लिए 1952 में 45 वोट पाकर भी कांग्रेस ने 74% सीट जीत ली। ठीक है। विपक्ष की कमजोरी। अब जैसे दोस्त है, एक कांग्रेस है, विपक्ष दल है। विपक्ष मतलब जो कांग्रेस के खिलाफ होते हैं। शुरुआती सालों में विपक्षी दल बहुत छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, और वे केवल नाममात्र का प्रतिनिधित्व पा सके। वे कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित तो कर पाते थे, लेकिन वास्तविक सत्ता से बहुत दूर थे। मतलब प्रभावित कर रहे थे, लेकिन जो सत्ता होती है उससे काफ़ी दूर थे। जो विपक्षी जो दल था, विपक्षी दल मतलब जो कांग्रेस की, मतलब चुनाव अब एक
उसमें तो होगा नहीं कि बस कांग्रेस पार्टी है वही चुनाव लड़ रही है, दूसरी भी तो पार्टी होगी जो दूसरी पार्टी है उसे विपक्षी दल कहा गया है। 1950 के दशक में के प्रमुख विपक्षी दलों सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और जनसंघ की विचारधारा और स्थित एक मिनट विचारधारा और स्थिति क्या थी, इसमें क्या बताना है हमें। विपक्षी जो दल थे कांग्रेस के खिलाफ वाले, उनकी की कम्युनिस्ट, जनसंघ और विचारधारा की स्थिति ये सब क्या थी। अब हम आंसर देखते हैं। सोशलिस्ट पार्टी, अब हम इसका देखते हैं। इसका गठन 1934 में हुआ। कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस के भीतर ही युवा नेताओं ने किया था, जो यंग लोग होते हैं उन्होंने किया था, जो कांग्रेस को अधिक सामंतवादी बनाना चाहते थे। जो कांग्रेस है वो सामंतवादी समाज के लिए चीज़ें करे। वे लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे कि जो देश है वो लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, कि जनता की सबसे अधिक बातें सुनी जाए, जनता की बातों पर गौर किया जाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, विश्वास करते थे। और कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों के पक्ष ले रही है। विपक्षी दल क्या कहा था कि जो कांग्रेस है वो क्या बोलते हैं, पूंजीवादी जो लोग होते हैं उनका ही चीज़ें करते हैं। और जो जैसे ये विपक्षी दल है ये कांग्रेस है ना। अब ये क्या क्या चीज़ें बोल रहा है कि जो ये कांग्रेस है वो हमेशा मतलब लोकतांत्रिक नहीं है। और विपक्षी दल का मानना था कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक होना चाहिए, समाज के लिए सोचना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 के दशक में उभरा ये दल रूस की क्रांति से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? रूस की क्रांति, रूस की जो क्रांति थी उससे काफ़ी था। 1920 के दशक में उभरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1947 की आज़ादी को वो झूठी आज़ादी मानते थे। वो मतलब जो ये आज़ादी हुई थी 1947 की, जो वो चले गए थे अंग्रेज, उनको वो झूठी आज़ादी मानते थे। और उन्होंने तेलंगाना में हिंसक मतलब मारपीट, इन सब का जो विद्रोह होता है, हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया, जिसे सेना ने दबा दिया। मतलब सेना जो थी वो दबा दिए थे, लेकिन इन्होंने बढ़ावा दिया था। बाद में उन्होंने चुनाव में भाग लिया और 1952 में 16 सीटें जीतकर सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में 16 सीटें जीती थी। थर्ड क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन। 1964 में सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक मतभेद के कारण सीपीआई टूट गई। सीपीआई क्या होना है? कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआई टूट गई। सोवियत विचारधारा को मानने वाले सीपीआई में रहे और उसके विरोधियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआई बनाई। इसमें क्या है, जो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, अब आपने सोवियत संघ पहले पढ़ा होगा, तो पहले तो वो था, सोवियत संघ कितना अच्छा था, है ना, लेकिन उसका विघटन हो गया था 1991 में। तो अभी 91 का तो टाइम नहीं है, अभी 1964 का टाइम है, तो विघटन तो नहीं हुआ है ना। तो उनकी विचारधारा इनसे मेल नहीं खाई और ये उन सोवियत संघ के विरोध में थे। और सोवियत संघ काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर उन्होंने समाज की चीज़ों के लिए करा था, लेकिन वो पूंजीवादी थी। भारतीय जनसंघ BGS, इसका गठन 1951 में हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन था? प्रसाद मुखर्जी। इसके जड़ें RSS और हिंदू महासभा में थी। ये पार्टी एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर देती थी। जो भारतीय जो जनसंघ था उसका गठन कब हुआ? 1951 में हुआ, है ना। और वो कैसे थे कि एक ही धर्म होना चाहिए और एक ही संस्कृति होनी चाहिए, क्योंकि जो विभिन्नता है भारत में वो बहुत ज़्यादा है। कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है ना, और एक भगवान को मानने वाले नहीं है। कोई अलग भगवान को मानना है तो कोई अलग भगवान को मानता है। तो इसलिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो यही चाहते थे कि एक भगवान को मानने वाला हो। अब हम देखते हैं विपक्षी जनसंघ की मांगे। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने की वकालत की। उन्होंने अंग्रेजी हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और मांग की भारत पर अपने परमाणु हथियार
तैयार किए। इनमें क्या था कि अंग्रेजी भाषा को हटाया था जनसंघ में, और क्या बोलते हैं, अपनी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया था। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भी राजकीय भी भाषा है ना, राज्य की जो भाषा है हमारी हिंदी। और जो इसमें अंग्रेजी को हटाया था, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने की वकालत की कि भारत और पाकिस्तान मिल जाए, क्योंकि 47 के टाइम अलग हो गए थे। विपक्षी दलों की भूमिका, भले ही ये दल चुनाव में बहुत सीटें नहीं जीता, क्योंकि ज़्यादा सीटें कौन जीता था, अंग्रेजी कह रही हूँ, कांग्रेस जीते थे, लेकिन इन्होंने शासक दलों पर अंकुश रखने और लोकतांत्रिक विकल्प की संभावना को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही इन्होंने मतलब कम सीटें जीती हो, लेकिन ये कैसे, इनकी विचारधारा क्या थी कि जो भी नेता हो, जो भी सरकार बने, वो लोकतांत्रिक हो, कि जनता के अनुसार कार्य करे, कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, जनता की चीजें सुनी जाए। नेताओं का सम्मान, शुरुआती वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच गहरा सम्मान था। स्टार्टिंग में गहरा सम्मान था। नेहरू ने खुद जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। ठीक है, अब हम एक मिनट, अब हम दूसरा देखेंगे। 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की जीत और उसके बाद की घटनाक्रम का वर्णन करें। 1957 की बात हो रही है। ऐतिहासिक जीत, 1957 के विधानसभा चुनावों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ मिली थी, केरल में मिली थी। कुल 120 सीटों में से 60 सीटें जीती, इतनी ज़्यादा सीटें जीती थी, और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन बहुमत हासिल किया। स्वतंत्र उम्मीदवार की स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। पहले लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार, दुनिया में ये अवसर था जब किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। जो केरल में जो सरकार बनी थी वो लोकतांत्रिक थी, और ये पहली बार था 1947 के बाद। 1957 में, एक मिनट, राज्यपाल में EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनने का न्योता दिया गया। किसको दिया गया, ये भी नाम याद रखना। राज्यपाल में EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनने का न्योता दिया गया। कांग्रेस का मुक्ति संघर्ष, सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस पार्टी ने केरल को निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया कि मुक्ति हो। कम्युनिस्ट का दावा था इस संघर्ष का नेतृत्व स्वार्थी और धार्मिक संगठन कर रहे। कांग्रेस का क्या दावा था कि ये इसका जो सहयोग कर रहा है वो लोग स्वार्थी है ना, और धर्म संगठन कर रहे थे। अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया, मतलब हटाया गया। विवादास्पद निर्णय, ये फैसला अत्यंत विवादास्पद, काफी विवाद वाला था, है ना, ये थोड़ा टफ वर्ड है। इसे संविधान द्वारा दी गई आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले प्रमुख उदाहरण के रूप के अंदर देखा जाता है। आपातकालीन शक्तियां का दुरुपयोग किया गया था। विरोध प्रदर्शन, बर्खास्तगी के बाद EMS नंबूदरीपाद ने तिरुवनंतपुरम में कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन किया, कि विरोध कर रहे कि ये चीज, कि ये सरकार नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस प्रणाली और इसके आंतरिक कार्यप्रणाली क्या थी, अब हम कांग्रेस नहीं देखेंगे। गठबंधन का स्वभाव, आंतरिक गुटबाजी की ताकत, मध्यमार्गी भूमिका, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष पर प्रभाव और प्रणाली का नाम। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। गठबंधन का स्वभाव कैसा था, कांग्रेस के भीतर विभिन्न समूहों और विचारधाराओं का समावेश था। जो कांग्रेस थी, गठबंधन कैसे है कि काफ़ी समूह थे, काफ़ी विचारधाराएं थी। जैसे गठबंधन जैसा स्वभाव कहा जाता है कि गठबंधन जैसा स्वभाव इसलिए कहा गया था, काफ़ी विचारधारा थी। और कांग्रेस की आपने देखा होगा, अभी मैंने कुछ उसमें ही पढ़ाया है कि काफ़ी ऐसे लोग सम्मिलित हुए थे जो अलग अलग धर्म, क्रांतिकारी थे, कोई शांतिवाद में यकीन रखता था, इसलिए काफ़ी विचार थे। ये सबका
ये सबको साथ लेकर चलने और संतुलन साधना की रणनीति पर चलती थी। कांग्रेस कैसी थी? सबको साथ लेकर चलने वाली। आंतरिक गुटबाजी, कांग्रेस के भीतर अलग अलग गुट मौजूद थे, काफ़ी अलग अलग गुट मौजूद थे जो अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, व्यक्तियों की कौन सी महत्वाकांक्षा मतलब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या वैचारिक मतभेद हो, जो विचारों पे मतभेद होते नहीं है कि कोई ये चाहता है कोई वो चाहता है, उस पर आधारित होते थे। गुटबाजी की ताकत, अब हम गुटबाजी की ताकत देखते हैं। वह गुट कांग्रेस के लिए कमजोरी के बजाय ताकत साबित हुए क्योंकि नेता पार्टी छोड़कर जाने के बजाय भीतर ही रहकर संघर्ष करना समझते थे। इसमें क्या थी कि जो विपक्षी दल था और जो ये थे कांग्रेस, उसमें अगर कोई चीज़ें हो ना, अगर इनके साथ बुरा तक हो रहा होता था तो ये लोग जाते नहीं थे, ये लोग संघर्ष करते थे, है ना, डट के सामना करते थे आप मुश्किलों का। मध्यमार्गी भूमिका, विभिन्न गुटों के आपसी टकराव के कारण कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभरी, जिससे वह किसी भी मुद्दे पर अतिवादी रुख अपनाने से बचती थी, कि मुद्दे उस पर अतिवादी रुख ना बनाए, कोई भी चीज़ है उसे आराम से सॉल्व किया जाए। विपक्ष की भूमिका, पार्टी के भीतर वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? कंपटीशन, है ना, वो वास्तविक को या फिर राजनीतिक तौर से कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इसलिए कांग्रेस ही शासक दल और एक तरह से विपक्ष दोनों की भूमिका निभाते थे, कि मतलब शासक दल भी और एक तरह पे विपक्ष है जो दल था उसकी भी भूमिका निभाते थे। विपक्ष पर प्रभाव, विपक्ष दल कांग्रेस के किसी ना किसी गुट को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, कि कोई ना कोई सा गुट, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग चीज़ें मानने वाले, तो कोई भी अगर विपक्ष दल का मानेगा तो विपक्ष दल का जो वोट वाला जो होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये मानते थे कि कोई ना कोई शामिल हो जाए, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से नीतियों पर असर डालते थे लेकिन सत्ता से बहुत दूर थे। एक मिनट, का नाम, भारतीय राजनीति के इस कालखंड को जहां एक ही दल प्रभाव था, कांग्रेस ही काफ़ी प्रभावी था, लेकिन लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी, कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। लोकतांत्रिक पे ये थी, काफ़ी कंपटीशन था कि लोकतांत्रिक ही देश होना चाहिए। भारत में मतदान के तरीकों में शुरुआती दौर से अब तक क्या बदलाव आए हैं? भारत में जो मतदान के स्टार्टिंग जो टाइम था उससे अब तक क्या बदलाव आया है? पहली पद्धति, अलग अलग मतपेटियाँ, पहले के टाइम में स्टार्टिंग थी, अब के टाइम में देखो, पहले आम चुनावों में तय किया गया कि हर मतदान केंद्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग मतपेटी होगी जिस पर उसका चुनाव अंकित होगा। अलग अलग मतपेटियाँ रख देते हैं कि जिसमें डालना है उस पर वो हो, और वही चिन्ह लगा देते, जैसे कांग्रेस का कुछ और चिन्ह है, किसी और पार्टी का और चिन्ह है, जैसे लगाया जाता है ना, अंगूठे पे लगाते हैं, वही था। मतदान की प्रक्रिया, मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाता था, जिसमें वोट का वो लिखना होता था, जिसे उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डालना होता था कि जाके डाल दो। इस कार्य के लिए लगभग 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता था। कितने ज़्यादा है। तैयारी की जटिलता एक तरह से कठोरता भी होती है। प्रत्येक मतपेटी के भीतर और बाहर उम्मीदवारों और चुनाव चिन्ह लगाना पड़ता था, कि जो मतपेटी है और जो मतलब जो लोग हैं, अब ये वोट देकर आए तो इसके हाथ या इसकी कहीं पर भी चुनाव चिन्ह लगा होता था, जिससे ये दोबारा वोट ना दे सके, ठीक है। और बाहर उसका नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखना होता था, कि बाहर उसका नाम तक लिखते थे। अब जो भी उस राज्य की भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा, है ना, लिखना होता था। दूसरी पद्धति मतपत्र पर मतपत्र
शुरुआती 2 चुनावों के बाद ये तरीका बदल दिया। अब मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव अंकित किए जाने लगे। अब का तरीका बदल गया था। स्टाम्प का प्रयोग, मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार, जो अपनी पसंद के जो वो होते थे नेता, उसके नाम पर मोहर लगानी होती थी और ये तरीका अगले 40 सालों तक चला रहा। पहले कैसे था, पहले पेटी होती, जाओ लगाओ, क्षेत्रीय भाषा का नाम लिख देते थे, चुनाव चिन्ह। अब क्या होता था, मोहर लगानी स्टार्ट हो गई थी। ईवीएम की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आया था का इस्तेमाल शुरू किया। कब शुरू किया था, 1990 में, ठीक है। पूर्ण क्रियान्वयन साल 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया, जिससे मतदान की प्रक्रिया अधिक आधुनिक और सरल हो गई। 2004 तक हर जगह ये चीज़ें हो गई थी, मतलब हर जगह ये मशीनें हो गई थी, जिससे जो मतदान की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी आसान हो गई थी और आज भी है। भारत में एक दल के प्रभुत्व की प्रकृति दुनिया के अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न थी। और जो भारत में जो वोट वगैरह की जो प्रक्रिया है वो दूसरे देशों से किस प्रकार भिन्न है, अब हमें ये बताना है। लोकतांत्रिक आधार, अन्य देशों में स्थिति, सैनिक कानूनी उपाय, प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी, मैक्सिको से तुलना, समावेशी विरासत, सबको साथ लेकर चलना। अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। लोकतांत्रिक आधार, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व स्वतंत्र और विपक्ष चुनावों के जरिए कायम हुआ था, ना कि लोकतंत्र की कीमत पर। किसके उस पे हुआ था, स्वतंत्रता के उस पे, निष्पक्ष, मतलब जो व्यक्ति जिसको चुनाव देना चाहता है वो व्यक्ति उसको ही चुनाव दे सकता है। भारत में एक पार्टी कांग्रेस का प्रभुत्व काफ़ी टाइम तक रहा था, ये भी बात है। अन्य देशों में स्थिति क्या थी, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में संविधान केवल एक ही पार्टी को शासन की अनुमति देता था। ये जो देश थे चीन, क्यूबा, इसमें एक ही पार्टी होती है और इस पे ही और जैसे यही एक पार्टी और यही शासन करेगा, ठीक है। सैनिक कानूनी उपाय, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक दल का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के कारण बना रहा। प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी, भारत में जो कांग्रेस था वो कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य पार्टियां ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव जीतती रही। कांग्रेस में क्योंकि हर धर्म, हर चीज़ों के, हर संस्कृति, हर विचारधारा के लोग थे, इसलिए कांग्रेस पे सबसे ज़्यादा लोग थे, ठीक है। मैक्सिको में तुलना, मैक्सिको में PRI का प्रभुत्व रहा, लेकिन वहाँ चुनावों में अक्सर हेरफेर की जाती थी। मतलब वो नहीं होता कि ऐसे ही वोट, जैसे आपने इस पेटी के अंदर वोट डाला, अब इसमें डाला, अब इस पर ज़्यादा वोट है तो इसकी जो मतपत्र होते थे वो उठा के इसमें डाल दिया जाता था, वे की जाती थी। जबकि भारत में चुनाव माहौल मुक्त था। समावेशी विरासत, कांग्रेस की सफलता की जड़ें राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में थी। जो कांग्रेस की जो सफलता की जो जड़ें थी वो राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेता थे वो इनमें थे, इसलिए काफ़ी लोग इनसे आकर्षित थे, जिससे उसे अव्वल और इकलौता होने का फायदा भी दिया गया। सबको साथ लेकर चलना, कांग्रेस की प्रकृति सबको समेटकर चलने की थी कि हर कोई, मतलब एकता थी, जो अन्य देशों के प्रभुत्वशाली दलों में कम ही देखी गई। हर में ये सारी चीज़ें नहीं होती कि हर कोई एक जैसा, मतलब हम सभी को साथ लेकर चले, है ना, हर में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए शुरुआती वर्षों में विपक्ष दलों की क्या भूमिका थी और सत्ता पक्ष के साथ उनके संबंध कैसे थे। अब हम स्टार्टिंग का बताएंगे। जो कांग्रेस था, है ना, और विपक्षी जो दल है उनकी क्या भूमिका है और इसके संबंध कैसे है, ठीक है। जीवंत विपक्ष, स्टार्टिंग हम देखते हैं। जीवंत विपक्ष, नीतियों की आलोचना, लोकतांत्रिक विकल्प, नए नेताओं का निर्माण, पारस्परिक सम्मान, साझा मंत्रिमंडल, निजी रिश्तों का महत्व। निजी मतलब जो वैसे रिश्ते होते हैं, जो वैसे होते हैं सार्वजनिक, मतलब वो प्रोफेशनल होते हैं, ये पर्सनल भी होते हैं। जीवंत विपक्ष, भले ही विपक्षी दल संख्या में कम थे, कांग्रेस काफ़ी बड़ा था, लेकिन 1950 के दशक में भारत में
बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां मौजूद थी, कि मतलब काफ़ी आ गए थे पार्टी वाले लड़ने के लिए। नीतियों की आलोचना, इन दलों ने कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों के सिद्धांत की आलोचना की। आलोचना मतलब कमियां निकालना, जिससे शासन पर अंकुश बना रहा कि जो कांग्रेस की जो नीतियां है वो बेकार है। लोकतांत्रिक विकल्प, विपक्षी दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखे, कि जो विपक्षी जो दल था उसने लोकतांत्रिक राजनीतिक का विकल्प ढूंढा था, कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, कि लोगों के अनुसार ही सरकार चले। जीत रखा और व्यवस्था के प्रति जनता के रोष को लोकतांत्रिक विरोध होने से रोका, कि लोकतांत्रिक विरोध ना हो, कि लोकतंत्र के खिलाफ जनता ना भड़के। ठीक है, लोकतंत्र होना काफी आवश्यक था। नए नेताओं का निर्माण, अब उस टाइम पे कई नए नेता भी थे। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे चलकर देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देखो जो कांग्रेस था उस पर वह नेता थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में काफी हद तक काफी उसमें सम्मिलित थे, है ना। लेकिन जो विपक्षी जो दल था उसमें ऐसे नहीं था, लेकिन जो विपक्षी दल के जो नेता है वो आगे चल के काफी चीजें करे हैं। पारस्परिक सम्मान, शुरुआती सालों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच गहरा व्यक्तिगत सम्मान था। स्टार्टिंग में काफी सम्मान था। जैसे नेहरू का समाजवादी नेताओं के प्रति प्रेम, जो नेहरू थे वो समाजवादी मतलब समाज के हित के लिए कार्य करना, इसके लिए काफी प्रेम था नेहरू में। और जो विपक्षी दल में भी यही था कि लोकतंत्र होना चाहिए, तो इनमें काफी प्रेम था। साझा मंत्रिमंडल, आजादी के बाद अंतरिम सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। कौन कौन से नेता शामिल थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज़ादी के बाद जो अंतिम जो सरकार थी। निजी रिश्तों का महत्व, उस दौर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद नेताओं के बीच निजी रिश्ते और सम्मान का भाव कायम था। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि प्रोफेशनल में वो कर रहे हो, आप सम्मान दे रहे हो, निजी में भी मतलब पर्सनल में भी सम्मान दिया जाता था। निजी रिश्ते और सम्मान का भाव कायम था, जो बाद के दशकों में कम होता गया। मतलब स्टार्टिंग फिर बाद होते होते चीज़ें कम होती गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही आसान नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।